वेलकम बैक टू माय चैनल लो कल्लो बात में आपका फिर से स्वागत है। और आप देख रहे होगे मेरे पीछे, अगर आपको दिख रहा है तो मैं एक पार्क में आया हुआ हूँ। यही मेरे घर के पास है टियर गार्डन करके, तो मैं वहाँ आया था। और बेस्ट पार्ट ये है कि समर्स आ चुके हैं। और अगर आपका कोई दोस्त यूरोप में रहता है या कभी आपने यूरोप के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि समर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो इसीलिए आज थोड़ी धूप निकली हुई थी। अभी कुछ दिनों से मौसम ख़राब था, बट आज बहुत ही अच्छा मौसम है, तो मैंने सोचा कि बाहर आ जाता हूँ। तो मैं अपने दोस्तों के साथ इस पार्क में आया हुआ हूँ। सोशली डिस्टेंस है हम एक दूसरे से, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि धूप निकली है, थोड़ा गार्डन में बैठे हुए हैं। लोग भी आपको पीछे दिख रहे होंगे कि बैठे हुए हैं, सब अपनी फैमिलीज़ के साथ थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी वही करने आए हैं। और आज मैंने सोचा कि एक चीज़ जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे हमेशा पूछा गया है कि आप यूरोप पहुँचे कैसे, आप बर्लिन में काम कर रहे हो, कैसे आए, आपने मास्टर्स किया था या आपने इंडिया से अप्लाई किया। तो मैंने सोचा कि यार चलो यार इसी पे एक सीरीज़ बना लेते हैं जिसमें मैं अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से बात करूँगा, जो कि डिज़ाइनर हो सकते हैं, यूआई इंजीनियर हो सकते हैं, बैकएंड इंजीनियर हो सकते हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। इन सब लोगों से मैं बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि उनकी जर्नी कैसे रही, कि उन्होंने वो इंडिया से यहाँ पे कैसे आए, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा और उनको अब कैसा लग रहा है, कितना मुश्किल है, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो नॉर्मल क्वेश्चन हम सब के होते हैं, मैं उनसे ये चीज़ पूछूंगा और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड होपफुली मुझे लगता है कि ये जो हम सीरीज़ करेंगे इससे आप सब लोगों की बहुत मदद हो पाएगी। अगर आप यूरोप आना चाहते हो काम करने के लिए और देखना चाहते हो कि यहाँ काम कैसे होता है, डाइवर्स कल्चर के साथ काम कैसा होता है, तो हम वो सब चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। कि इसमें हम ऐसी चीज़ें भी कवर करेंगे जो कि आपको बताएगी कि यूरोप आने का प्रोसेस कैसा है, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा है, तो वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बस अगर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें और भी वीडियोस अभी डलते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस हम शुरू करते हैं। तो अब जो मैं ये इंटरव्यू शुरू करता हूँ बेसिकली दिव्या के साथ, और मैं दिव्या को वेलकम करना चाहूँगा। दिव्या आ जाओ। हाय। हेलो। ऑल गुड। ठीक है दिव्या, थैंक यू सो मच आप अग्री करके ये इंटरव्यू करने के लिए। एंड आई थिंक ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज दे वुड वांट टू नो हाउ योर जर्नी हैज़ बीन फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। तो बिफोर मैं सारे जो क्वेश्चन जो मैंने सोचे हुए हैं, कुछ मैंने लिखे हुए हैं उस पर पहुँचूँ, तो मैं जानना चाहता था कि आप थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन दे दो हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप क्या करते हो अभी यहाँ पे, और कब आए आप, क्या हुआ, कैसे, वो सारी चीज़ें। Yeah, sure. So currently I'm working as a lead data analyst in fashion e-commerce, और इसके पहले मैं बैंगलोर में थी and I have done my engineering in information technology. अच्छा, ठीक है, बढ़िया। और जैसे कि अभी जो आपका जो प्रोफाइल है वो आप किस प्रोफाइल में यहाँ काम कर रहे हो? मैं एज अ लीड डेटा एनालिस्ट काम कर रही हूँ। डू यू वांट टू नो अबाउट द स्पेसिफिक स्किल्स और तो ये जो लीड डेटा एनालिस्ट की अभी जो प्रोफाइल है आपकी, आप हमेशा से ही आपने जो पढ़ाई करी थी वो इसी चीज़ में करी थी, या आपने अपना करियर जो है थोड़ा स्विच किया? जो आपने बोला कि मैंने इंजीनियरिंग करी थी, तो इंजीनियरिंग में आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट था डेटा को लेके, या फिर ये आपने बाद में ट्रांजिशन किया इस चीज़ में? इंजीनियरिंग रिलेटेड मुझे कोई भी बात याद नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने एक्चुअली पढ़ाई की है। अच्छा। तो उसके बाद मेरे कई और शौक हो गए कि मुझे आरजे बनना है, जर्नलिस्ट अरे बनना वाह, है, okay. एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फिर मुझे लगा कि कुछ पैसे कमाने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, And दैट्स अ फेयर पॉइंट। आई थिंक अगर कहीं मनी Exactly. इन्वॉल्व नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो मेरी वो 4 साल की एक्चुअल इंजीनियरिंग एंड 2 साल की एक्सटेंडेड इंजीनियरिंग TCS में हुई। ठीक है। एंड दैट इज़ वेयर आई वर्कड एज अ डेटाबेस डेवलपर, ETL डेवलपर बेसिकली। अच्छा, तो वहाँ से शुरू हुई आपकी ये डेटा वाली जो जर्नी? एग्जैक्टली, या हाँ, तो शुरू से मैंने डेटा के साथ ही काम किया। आई एक्चुअली ब्रीथ डेटा। सो या, तो मेरा ETL डेवलपर था एंड देन आई वर्क फॉर 2.5 years with TCS एंड देन आई स्विच टू अनदर कंपनी। ठीक है, वही इंडिया में थी या फिर आप एक्चुअली दिस इज इन पुणे। दिस वाज इन पुणे। दिस इज पुणे। हाँ, तो पुणे में मैं स्विच कर रही थी, तब बहुत ज़्यादा डर लगता था। तब ऐसा लगता था स्विच करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि दैट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड। इफ़ यू हैव एक्चुअली वर्क देन यू विल अंडरस्टैंड कि दैट वाज इट। देन आई स्विच टू दिस अनदर कंपनी कॉल्ड एज दिस वाज अ दुबई बेस्ड कंपनी बेसिकली। या, सो आई इनके ऑफिस इंडिया में थे? इट वाज इन पुणे एक्चुअली। अच्छा, ये भी पुणे में। Yeah. And from there, I also traveled to Singapore for a short while, and I was basically working as a database developer there. डेटाबेस डेवलपर। Yeah, exactly. That was an insurance domain, mobile insurance provider. ओके, ठीक है। तो दिव्या, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत काम किया है इंडिया में ऑलरेडी, तो अगर ये ओवरऑल में जानना चाहूँ तो कितना एक्सपीरियंस रहा आपका? Overall, it's around 8 years of experience. अराउंड 8 years एक्सपीरियंस है। Correct. Yeah. इसी से जो रिलेटेड एक क्वेश्चन जो मेरे मन में आता है, और आई थिंक आप लोग भी ये चीज़ जानना
तो एक्सपीरियंस है, बट अगर कोई ऐसा है स्टूडेंट है जो कि अभी ग्रेजुएट हुआ है, मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है, बट डेटा में कुछ सीख चुका है, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? क्या वो सीधा यूरोप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? सो दिव्या, वही मैं जानना चाहता हूँ कि वो पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टूडेंट है विदाउट एक्सपीरियंस, क्या वो अप्लाई करे या थोड़ा एक्सपीरियंस ले ले? आप क्या बोलोगे, क्या आपका सजेशन है? Actually, they are free to apply, of course, they can apply, but I think the shortlisting criteria might be little difficult for them अच्छा, because people in Europe they usually prefer जो बाहर से आ रहे हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी हैं जैसे कॉलेज ग्रेजुएट्स मिल जाते हैं, ठीक है। so they usually prefer जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, but of course you are free to apply, try your luck, that people can definitely do. ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये है कि आप अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे जैसे मेरी दिव्या से भी बात हुई है और मेरी और भी लोगों से जो बात हुई है, उनका यूजुअल सजेशन ये होता है कि आप इंडिया में थोड़ा सा काम कर लो, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो, क्योंकि यहाँ जो है स्किल लेबर चाहिए होता है, जैसे दिव्या ने बताया। तो आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, बट डेफिनेटली अपना लक ट्राई कर सकते हो। चांसेस थोड़े एक्सपीरियंस वालों के ज़्यादा हो जाते हैं और नॉन एक्सपीरियंस वालों के शायद थोड़े कम होंगे। Correct. And also they need to identify, right? So लोग ऐसे बोलते हैं ना कि if you want to work in Germany then German language is must. तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता एक्चुअली। प्लीज़ ये टॉक्सिक लोगों से दूर रहना जो आपको बोलेंगे कि जर्मन लैंग्वेज नहीं आता है तो यू कैन नॉट गेट अ जॉब, या आपको B1 तक करना ज़रूरी है, या अगर आपको जर्मनी में जॉब ढूंढना है तो आप प्लीज़ सब कुछ छोड़ के यहाँ आओ, इंडिया से बैठे बैठे जॉब नहीं मिलता। सो प्लीज़ ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिथ है एक्चुअली, तो प्लीज़ डोंट बिलीव दिस। Yes, of course you can get a job without knowing this language, but ये है कि अगर there are like 75% कंपनीज जो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज आने पे ही जॉब देती है, तो आपके लिए वो कम हो गया, मतलब चंक कम हो गया, स्कोप कम हो गया आपके लिए, बट यू कैन अप्लाई इन दीज 25%। ओके, आई थिंक ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक ये मेरा एक ये कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे लोग पूछते भी थे कि जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है हमें, तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या जर्मनी में, या अगर स्वीडन अप्लाई कर रहे हैं तो स्वीडिश नहीं आती है, फ्रांस अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंच नहीं आती है। तो जैसे जर्मनी का तो दिव्या ने पर्सपेक्टिव दे दिया है कि बर्लिन वेरी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये बैरियर नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि पहले मैं जर्मन सीखता हूँ फिर आऊँगा, तो ये मत करो आप, क्योंकि हमारे पास एक लाइव एग्जाम्पल है कि ये भी, इनको भी जर्मन नहीं आती है और हम जितने लोग हैं हमें भी उतनी अच्छे से जर्मन नहीं आती है, बट हमारे साथ ये कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि बैरियर हुआ कि हमारे इंटरव्यू में या हमें यहाँ आने में। सो दैट इज़ समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये बहुत सही बताया दिव्या ने। ओके, परफेक्ट। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आता है कि जब आप एक्चुअली कंपनीज के लिए अप्लाई करते हो यूरोप में, तो पहली बात तो आप कैसे सेलेक्ट करते हो कि यार कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कैसे वो एप्लीकेशन करनी चाहिए, और ये कंपनी लोग ढूंढते कैसे? जैसे मेरे मन में ये सवाल आता है कि यार आप लोगों को पता कैसे चलता है कि कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी में नहीं अप्लाई करना है, और फिर करना भी कैसे? तो मैं वही, आई थिंक दिव्या इज मोर एक्सपीरियंस, तो वो बता पाएंगे। आपने कैसे सेलेक्ट किया था? या एक्चुअली there are loads of jobs in Germany at least, but there's one criteria which I can definitely tell you। आपका जो जॉब पोस्टिंग आता है ना, जो रोल लिखा होता है, उसके बाद if it is MFND, that means it is definitely hiring across the globe। MFND, अच्छा, D is for diversity। D is for diversity, Yeah, okay, so समझ गया। definitely they are hiring, but it is only if it is M and F, then your chances are low। अच्छा, ठीक Yeah. है, समझ गया। So basically, if it is MFND, then they are hiring across the globe। That is one thing। ठीक है। But to be very specific, मैंने ऐसी कंपनीज में अप्लाई ही नहीं किया जहाँ जर्मन लैंग्वेज वाज अ रिक्वायरमेंट, because when they ask for requirement it is up to B1 level, and I was only focusing on the company जहाँ पे English speaking positions थे। समझ गया मैं। और इस पे इफ़ आई मे इंटरप्ट यू, तो जब आप एप्लीकेशन कर रहे थे तो ऐसा सपोज आपने 10 एप्लीकेशन देखे, तो उसमें कितने ऐसे थे जो कि जर्मन लैंग्वेज मांग रहे थे और कितने ऐसे थे कि जो नहीं मांग रहे थे? ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है कि ज़्यादा लोग जर्मन मांग रहे थे कि बहुत कम था वो नंबर? Actually कम ही था, कम ही to था। what I remember it was less, but आप अपना लक ट्राई करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड जस्ट टू मेक श्योर कि लोग डिमोटिवेट ना हो, मैं ये बता सकती हूँ कि अगर आप 10 जॉब में अप्लाई करते हो तो आपको 9 से रिजेक्शन ही आता है। तो चिल रहने का मतलब, सुबह उठ के जब आप हर कंपनी का मेल देखते हो तो आपको लगता है किसी ने पर्सनली आपकी प्रोफाइल देखी है, एंड इट इज़ जस्ट अबाउट द प्रोफाइल, इट्स नॉट अबाउट your rejection, actually it's your profile's rejection, so it's okay, you don't need to get demotivated for that, and also like loads of people are applying, but I mean yeah, you can definitely find your chance। तो बेसिकली मतलब रिजेक्शन से डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि बिकॉज इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और इन जनरल भी हर जगह कंपटीशन तो है ही, तो आप जितने ज़्यादा एप्लीकेशन भेजोगे उतने ज़्यादा बेसिकली अपने चांसेस बढ़ा रहे हो कि कहीं ना कहीं से तो आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगी।
अब जो इसी से रिलेटेड ये था कि आपने जर्मनी कैसे चूज़ किया कि जर्मनी आके काम करना है, या आप ओपन थे कहीं भी जाने के लिए एंड देन आपको एक अच्छी कंपनी मिल गई यहाँ जर्मनी तो आपने यहाँ आना डिसाइड कर लिया? ऑनेस्टली विवेक, इट वॉज नॉट अबाउट जर्मनी, इट वॉज लाइक जैसे मुझे नदी के साथ ये हरे पेड़ देखने थे, मुझे पीली पत्तियाँ देखनी थी, मुझे ना पिंक वाले फ्लावर्स देखने थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा फोमो हो रहा था। मेरे सारे दोस्त ये सब फ्लावर्स डालते थे और उसकी सारी पिक्चर्स डालते थे, और फिर मैं स्नो देख रही थी, तो आई वॉज ओपन टू एनी लोकेशन ऑनेस्टली। बट देन मेरे साथ क्या था, बिकॉज आई ऑल्सो हैड स्टिंट ऑफ एक्सपीरियंस इन ई कॉमर्स, ठीक है। so I worked in an e-commerce company in India as well. अच्छा, So okay. that is why I thought that this might be a closest match. Okay. And yeah, and I knew that this company is all, I mean my company at least, yeah, it hires globally. तो डाइवर्सिटी है काफ़ी Of course, कंपनी of में। course. अच्छा, So ठीक then है। I thought, yeah, I think that can be a better choice. That can be a better yeah. एंड फिर जब आप अप्लाई कर रहे थे तो कैसे सेलेक्ट किया कि मतलब जब आप एप्लीकेशन कर रहे थे तो आपने पहली बार तो ढूंढा कैसे इन कंपनीज़ को कि जर्मनी में ये कंपनी है? कोई प्लेटफॉर्म से आपने ढूंढा, जैसे naukri.com है, मॉन्स्टर है, तो आपको कहाँ से मिला, कैसे पता चला? In my case, actually जर्मनी के लिए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में naukri.com होता है, जैसे यहाँ पे Zing होता है। Zing is actually equivalent to LinkedIn, and I mean इसका थोड़ा छोटा, I mean something similar to LinkedIn, and Okay, then ठीक we है। have Stepstone here. स्टेपस्टोन। अच्छा, Yeah, ठीक है। Stepstone, and Indeed I think was the most. It was a platform which was giving me most relevant jobs. ओह अच्छा, Yeah. ओके, ठीक है। So समझ Indeed गया। is definitely the one. And एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, Indeed में जाके लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, आपको सारे जॉब्स जर्मन में लैंग्वेज में दिखेंगे, so you need to translate it and understand. और वो सबसे ज़्यादा relevant jobs आपको Indeed jobs में दिख सकते हैं। अच्छा, And LinkedIn पे मैंने वो लेके रखा हुआ था actually, सब्सक्रिप्शन उनका कुछ? not subscription actually, what do you call that, आपने notification on किया होता है ना, I need to see all the jobs समझ for गया मैं। these skill set, so I had ये that भी एक on. बहुत अच्छी एडवाइस है कि आप इंडीड पे अगर जा रहे हो तो आप नोटिफिकेशन सेट कर लो कि अगर ये जॉब की कोई भी पोस्टिंग आती है तो आपको ईमेल आ जाए या पुश नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं मोबाइल पे आ जाएंगे, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और कभी कभी द अर्लियर एप्लीकेंट यू आर द चांसेस आर ऑल्सो हायर। Yeah. मतलब देयर इज अ थ्योरी, बट ये कभी कभी पॉसिबल होता है कि जल्दी अप्लाई कर लो तो शायद आपको जल्दी चांस मिल जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि लिंक्डइन, इंडीड और जिंक और स्टेपस्टोन जैसी साइट्स हैं, ये बहुत यूजफुल हुई आपके Yes, लिए। yes, definitely. ठीक है। Yeah. और फिर जब आपने यहाँ पे जैसे आप इनमें जब एप्लीकेशन करने गए आप, तो उन्होंने आपसे क्या क्या मांगा? मतलब कोई फॉर्म भरवाया, कुछ किया, या फिर क्या चीज़ मांगी उन्होंने आपसे I कि think ये in अपलोड general करो? they ask for your resume and your cover letter, nothing more than that. अच्छा, वैसा सीन नहीं होता है इंडिया जैसा कि 3 महीने का सैलरी स्लिप दिखाओगे उसी के ऊपर हाइक मिलेगा, so nothing like that. अच्छा, okay, Yeah, they just have their bands defined, उसके ठीक है। हिसाब से ही सैलरी डिसाइड होता है. ठीक है। And documentation, I think they trust you as a person. Okay, ठीक है। Yeah, so yeah, they didn't ask for much documents, it was just a resume and cover letter. समझ गया मैं। और इससे तो रिलेटेड जैसे आई थिंक बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि जब हम सीवी बना रहे हैं या रेज्यूमे बना रहे हैं, बहुत लोगों को तो ये भी डिफरेंस होता है कि सीवी और रेज्यूमे में फ़र्क क्या है, तो वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। सो फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स जस्ट कॉल इट कि रेज्यूमे बनाना है, तो रेज्यूमे जैसे डेटा एनालिस्ट का जो आपका प्रोफाइल है, तो कभी कभी कुछ ऑटोमेटेड इंजन्स होते हैं जिससे रेज्यूमे स्क्रीन होता है। हाँ, बहुत सारी कंपनियों के पास ऑटोमेटेड होता है कि वो देख लेते हैं कि ये कीवर्ड्स है कि नहीं है। Yeah. तो डेटा एनालिस्ट के लिए जब हम सीवी या रेज्यूमे बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बोलोगे कि ये स्किल सेट तो आप मेंशन कर दो अगर आपने थोड़ा भी सीखा है, या कुछ, या ऐसा कुछ है जो मतलब आपका सीवी हाईलाइट कर सकता है? आपकी तरफ से कुछ ऐसी एडवाइस होगी रेज्यूमे बनाते समय? Yeah, definitely. So from the hiring manager's perspective, it's always like the more the merrier. तो आपके पास जितने ज़्यादा skill set है, it is always better. But for a data analyst, सबसे ज़्यादा important is definitely SQL, और अच्छे level का SQL actually. Not like कि जब मैं किसी से question पूछूँ कि ये duplicate कैसे delete करना है, जैसे कि नहीं हमारे यहाँ duplicate data नहीं था, nothing like that. So you should अच्छा। actually be good at it. ठीक। And then Python definitely helps. Python or R, anything. ठीक है। And if you have a basic knowledge about the statistics and domain related KPIs, अच्छा, तो आपको अगर domain related KPIs पता है, how do you derive that, how do you provide insights on that, ठीक है। any kind of reporting tool like either Tableau, ClickView, anything ठीक। like that, this definitely helps. And it is always an add-on if you also know about the ETL, any of the ETL tool. Like I am working in Apache Airflow, but people have worked in different ETL tools. That also helps.
तो अगर इसको मैं सिंपली जैसे डिफाइन करूँ तो कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो दिव्या ने बताई है वो ये है कि सीक्वल तो आपको आना ही आना चाहिए, एसक्यूएल कह लो या जो भी कह लो। आपको पाइथन आता है तो भी हेल्प करेगा वो, और अगर आर आता है तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, आर, पाइथन एंड सीक्वल, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो सीवी में अगर होंगे आपके तो आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, हायर है। and a reporting tool basically. और रिपोर्टिंग टूल ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे मन में एक्चुअली आता है, या बहुत लोगों का ये था कि ये इंटरव्यू प्रोसेस कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। आई थिंक आप लोगों को भी ये सवाल होगा कि यार कितने राउंड्स होते हैं। लोग बोलते हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, पता नहीं 10 टेक्निकल राउंड, 3 टेक्निकल राउंड, इतने डिफिकल्ट होते हैं ये वो। तो हम एक्चुअली दिव्या से पूछते हैं कि डेटा एनालिस्ट वाले प्रोफाइल के लिए कैसा प्रोसेस रहता है यूरोप में या जर्मनी में वेरी प्रिसाइसली, और उनके कितने राउंड्स हुए थे, कैसा था। सो लाइक शी वुड बी एबल टू हेल्प अस अंडरस्टैंड। और ये जो मिथ है लोगों के मन में कि बहुत डिफिकल्ट होता है या बहुत सिंपल होता है या 5-6 राउंड होते हैं, वो सब इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो दिव्या आप बता दो कि कैसा रहा इंटरव्यू प्रोसेस। Yes. So one thing I can assure you is in all over Europe, in whichever company you apply, first round is always going to be HR round, and that is the pre-screening basically आपका profile देख के, and to understand what you've done so far, and to check what are your expectations, why do you want to move and all of that. तो ये so basically ये जो है ये वो फोन कॉल करते हैं आपको, आपसे बात करते हैं, वीडियो कॉल होती है, स्काइप होता है क्या? They actually ask you about your preferences. Would you be available for a Skype call like next week or something, and then you confirm, and then they will schedule the call accordingly. In my case, it was always a video call. Always a video call. Yeah. ठीक है, समझ गया। I interviewed in multiple companies और आ गया था दोनों से offer actually. अच्छा, So subtle show off. yeah, actually दोनों से offer आ गया, but there's one thing I want to tell you कि HR आपका हमेशा first round होता है. ठीक है। And I've also seen कुछ companies आपको अगर आप technical profile में हो, then they send you a test via Codility. ठीक है। Which you have to complete. जैसे अगर आपका SQL और Python है data analyst के, they will send you a test on SQL and Python, and you have to pass the test. That is the first shortlisting criteria. पहला HR राउंड है। HR राउंड में थोड़ा नॉर्मल डिस्कशन कि आप क्यों आना चाहते हो, क्यों नहीं आना चाहते हो, और आपके जनरल बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा। Yes. और दूसरा टेक राउंड होगा, तो डेटा एनालिस्ट के लिए स्पेसिफिकली सीक्वल, पाइथन और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आप ऐसा करें? Yes, exactly. और ये कहाँ हैकर रैंक या कोडिलिटी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन होता है? Yes, yes. It is via Codility. जितना मैंने देखा है Codility प्लेटफॉर्म पे होता है ये टेस्ट, which you'll have to complete. It's a take home test basically. आपको एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा। और अभी थोड़ी एक और चीज़ बता देती हूँ एक्चुअली, गूगल से मत कॉपी पेस्ट करना, बिकॉज वीडियो बनता है जो भी टेस्ट दे रहे हैं। यस, सो अगर आप किसी भी Codility टेस्ट में जाते हैं, so basically this is a video which goes to the hiring manager. Yeah, because now I'm hiring, so I understand this process that when people submit the Codility test and check it. Oh, अच्छा, ऐसा हो Yes, सकता है। exactly. That they have not been writing anything for the entire 1 hour, and last के 2-5 मिनट में जाके this is copy paste. Okay, So ठीक है। even if it is 100%, they get rejected. समझ गया। मैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल सी कंट्रोल भी मत करना। थोड़ा ऑनेस्टली अगर यूरोप आना ही चाहते हो तो थोड़ा पढ़ाई कर लो और थोड़ा उस तरह से सही से टेस्ट दे दो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब ये टाइम टेस्ट होता है कि मतलब घर This पे is a आप कभी time. भी दे दो? Yeah, you can. I mean, there's a duration like 1 हफ्ता 2 हफ्ते में you have to submit the test, but then the duration is fixed. Like this is a 1 hour test or a अच्छा। 2 hour test, depending upon the team and position you've applied for. और डेटा एनालिस्ट के लिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सीक्वल, पाइथन से रिलेटेड ही होते हैं? Yes, yes, अच्छा, yes. ठीक है। Definitely, this is just SQL and Python, as per my experience. And yeah, so I mean, people who know SQL, I can just give you a very small tip for this. Like कोई भी question होगा, so try to apply all what you can, because they want to check all of it in just one question. ठीक है। Yeah, whatever functions you know, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक ही question के through they try to ask. समझा पाओ। So yeah, think in all those directions. And उसके बाद आपका hiring manager round होता है. अच्छा, इसमें क्या होता है? Hiring manager basically आपसे technical questions भी पूछ सकता है, but this is mostly the behavioral aspect which he tries to तो ये analyze. कल्चरल इंटरव्यू है जिसको बोलते हैं, कल्चरल इंटरव्यू और बिहेवियर, क्या टीम फिट हो कि नहीं हो, ऐसा है ये? Exactly, yes, अच्छा, yes. And then tries to understand the motivation. ठीक है। That is the thing which hiring manager tries to understand कि कितना motivation है, offer आने के बाद reject कर सकता है क्या अच्छा, all of that. And then is your a technical interview again. ठीक है, इसके बाद एक और टेक्निकल इंटरव्यू। Yeah, ठीक है। yes. So in for the data analyst specifically, that is they will ask you to create a data model, and then how will you draw insights, and then what are the KPIs you can create out of a data model. Basically a small case study which can be done in 1 hour. 1 hour। Yes, yes. So basically you have to create a data model, then tell them what insights you can draw out of them, what are the KPIs, all of that. तो ये जो टेस्ट है ये हायरिंग मैनेजर
राउंड के बाद एक और टेक्निकल इंटरव्यू होता है जिसमें कोई सामने बैठा होता है इंटरव्यू और उसके साथ आपको पैरेलली लाइव कोड करना होता है। Yes, video call. वीडियो कॉल पे कोड Yes, करना होता है। yeah, अच्छा, just ठीक है। keep your pen and paper and just keep writing ठीक है। whatever you're saying. Yeah. So that is another one, and after that, there's something called as team fit, जिसमें आपके टीम के लोग जिनके साथ आप एक्चुअली काम करने वाले हो, उनके साथ आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। So they try to analyze कि आप उनके साथ काम करने में will you be comfortable with whatever they have been doing so far, all of that. ये होने के बाद depending upon which team or which position you have applied for, एक stakeholder round. ठीक है। Yes. अच्छा, तो ये जो टीम फिट का राउंड है इसका आप कोई एक क्वेश्चन बता सकते हैं कि कैसा होता है टीम फिट के क्वेश्चंस? कोई एक ही आप एग्जांपल दें। डेफिनेटली, जैसे कि अगर मैं किसी को हायर कर रही हूँ देन आई आस्क कि व्हाट काइंड ऑफ टीम वुड यू लाइक टू वर्क विद, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अच्छा, ओके। यस, तो ये आप बेसिकली जज करते हैं कि आप कितना टीम फिट हो पाते हो कि नहीं हो पाते हो, और Exactly. आप में ईगो तो नहीं है, आप सबके साथ कोलैबोरेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। Exactly. क्योंकि इन जनरल भी अगर आप इंडिया में भी काम कर रहे हो या बाहर भी काम कर रहे हो तो हमें किसी को भी एक निंजा डेवलपर नहीं चाहिए जो सब कुछ कर लेता है। सब कुछ ये कोई ऐसा इंसान जो कि पूरी टीम के साथ कोलैबोरेट करके बात कर सके, स्टेक होल्डर्स से बात कर सके। तो आई थिंक ये राउंड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो Right. इसको लाइटली मत लीजिएगा। लोगों को लगता है कि टेक्निकल में मैंने एक्सेल कर लिया, ये तो ऐसे ही है, या एचआर राउंड ऐसे ही है। यहाँ सारे राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सब में आपको अपनी जो आप जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना बेटर है। और टीम फिट के लिए भी आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि आप क्यों इस टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। तो इसीलिए रिसर्च कर लेना टीम के बारे में पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। डेफिनेटली, एंड आई कैन जस्ट गिव यू वन एग्जांपल व्हिच आई हैव सीन कि टीम फिट में ऐसे भी होता है कि लोगों से पूछो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस टीम, and if they say that I want to leave my previous team, I was there for 1.5 years and then I want to switch, so that is not considered as that you're motivated enough. ओह अच्छा। Yeah, and just basis this, irrespective of you pass the coding test and you have been clearing all the interviews, you can get rejected just because you are not 100% sure about the position. ठीक Yeah, है। they want to actually hire someone who's genuinely interested. Genuinely interested. Yeah. तो अगर मैं इसको if I have to sum it up, then it will start with कि आप अपना रेज्यूमे अपलोड कीजिए। उसके बाद आपका एक एचआर राउंड होगा। उसके बाद आपका एक कोडिलिटी टेस्ट होगा जो कि हैकर रैंक या कोडिलिटी या हैकर अर्थ पे होगा। उसके बाद आपका हायरिंग मैनेजर राउंड होगा। फिर आपका एक टेक राउंड होगा जिसमें कोडिंग भी हो सकती, कोडिंग होगी ही होगी, जो लाइव कोडिंग होगी वीडियो कॉल में। फिर उसके बाद एक टीम फिट, ये 5वां राउंड है। और फाइनली एक 6वां राउंड जो ऑप्शनल है वो ये है कि स्टेक होल्डर के साथ हो जाएगा या कोई आपका प्रोडक्ट मैनेजर होगा जिसके साथ आपका एक राउंड हो सकता है। तो बेसिकली 5 से 6 राउंड यूजुअली होते हैं यहाँ पे। तो दिव्या, इसके बाद जो एक सवाल आता है कि ये जो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस है ये कितना लंबा चला कि आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपका जो सैलरी ऑफर रोल आउट हुआ उसमें कितना वक्त लग गया? 1.5 मंथ तक लग जाते हैं। Yes. तो पैरेलली फिर और भी जगहों पे अप्लाई कर लेना चाहिए कि कहीं आपका मतलब Try your luck out everywhere. 1-1.5 महीने के बाद, I mean, it doesn't make sense. You just try out and then you will have lot of options, right, to choose from. समझ गया। तो आप मल्टीपल जगहों पे अप्लाई कीजिए और यूजुअली जो है 1 से 1.5 महीने का वक्त लग जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई एक ही हफ्ते में आपको ऑफ़र आ गया या कुछ हो गया, आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभी यहाँ छुट्टियाँ चल रही होती हैं तो ऑफ़र लेट आता है। तो वो सारी चीज़ें भी कंसिडर कर लीजिएगा। तो अगर अपनी जॉब छोड़ दे रहे हो तो ऐसा मत करना, पहले ऐसे अप्लाई करना कि आप पैरेलली आपके पास कोई जॉब है, वो रिस्क मत लो। मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा कि यहाँ से ऑफ़र आते आते टाइम लगेगा। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो इसके बाद जो एक रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि सबके मन में ये आता है कि यार वीज़ा कैसे मिलेगा, मतलब यूरोप आने के लिए वीज़ा इतना डिफिकल्ट होता है, तो क्या कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर करती है और क्या जर्मनी में जहाँ दिव्या काम करती है वो कंपनीज़ है और जो दूसरी कंपनीज है वो वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं या नहीं, और कैसे अप्लाई करना है या इन्होंने कैसे किया वेरी स्पेसिफिकली, क्योंकि ये अभी कोविड के टाइम पे आई हैं। तो उसका ये जो एकदम, ये अभी आई थिंक 6 महीने पहले ही आई हैं, तो ये एकदम रीसेंट एक्सपीरियंस मुझे लगता है आपके साथ शेयर हो पाएगा। तो दिव्या बता दो कि वीज़ा कैसे मिला और किसने हेल्प की, कंपनी हेल्प करती है या नहीं? Actually, for me, it was all company sponsored. अच्छा। But sponsored in the sense that they reimburse everything. Okay. But you have to go and apply visa yourself. ठीक है। Yeah. So in my case, because I was applying from Bangalore, it was little difficult because Bangalore का process थोड़ा slow है in comparison to Mumbai. अच्छा, ओके, राइट। मुंबई में हो सकता है कि आपको अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो हो सकता है आपको 1 वीक में वीज़ा आ जाए, उससे भी कम टाइम में आपको वीज़ा मिल सकता है। सही है। Yes. And also you get slot जो आपको लेना होता है, वीज़ा का slot, वीज़ा इंटरव्यू का slot। ठीक है। तो बैंगलोर में you have to get the slot 3 months before. आपको wow. कभी भी so That's a lot of time. exactly, but that's not the case with Mumbai. ठीक है। तो मुंबई में आपको 1 महीने के अंदर ही slot मिल जाता है वीज़ा। पर कुछ कंपनियां वीज़ा स्लॉट दिलवाने के लिए भी हेल्प करती है यूरोप।
ठीक है, So yeah, that can also help. ठीक है। तो बेसिकली वीज़ा जो है उसका ये कंक्लूजन निकला है कि वीज़ा स्पॉन्सर आपका कंपनी कर देती है, एंड स्पॉन्सर से मतलब है कि दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यूरोप में जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं, जो पॉलिसीज़ हैंडल करनी है, वो आपकी कंपनी देख लेगी। इंडिया में पर आपको खुद ही करना पड़ेगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक इंडिया में VFS जो है एक थर्ड पार्टी है, वो हैंडल करती है मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में। तो उनके यहाँ अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कोविड टाइम्स में तो थोड़ा और मुश्किल है। तो यूजुअली जो मैंने लोगों से सुना है वो ये है कि आप रात को 12 बजे बैठ के देखो कि स्लॉट्स खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। और अगर आप बैंगलोर से अप्लाई कर रहे हो तो बैंगलोर से बहुत डिफिकल्ट है, तो बैंगलोर में तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से स्लॉट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। तो In Bangalore, you can't apply from VFS. You have to go to embassy. अच्छा, बैंगलोर में तो अच्छा एम्बेसी में ही जाना पड़ता है। ओके, Yes. ठीक है, देन आई एम रॉन्ग। आई थिंक मुंबई में VFS में जाना Exactly. पड़ता था। तो हाँ, ये तो आई थिंक बहुत इन्फॉर्मेशन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल गई। एक आखिरी क्वेश्चन जो आई थिंक हम इस इंटरव्यू को बेसिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। तो ये था कि अब जैसे आप बर्लिन आ गए हो, अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? जो पहले पर्सपेक्टिव था इंडिया से और यहाँ आने के बाद अच्छा लग रहा है, सेम है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या क्या? आप उस बारे में बता दो। थोड़ा ही बताती हूँ ताकि लोग आके एक्सप्लोर कर सके एक्चुअली। बट अच्छा लग रहा है एक्चुअली। इट्स डिफरेंट, देयर आर ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स, बट आई रियली एंजॉय दीज थिंग्स लाइक वॉक बाय द नेचर एंड ऑल ऑफ इट, एंड वर्क कल्चर आई कैन डेफिनेटली say that it is lot better than lot of the other companies in Europe, especially in my company. ठीक है। So work culture is really great. I'm sure, I mean, most of the Indians will appreciate the culture. ठीक है। So that is really nice. There's nothing expressing, and your manager will actually try to understand if you have some problems. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, that is very important. And बाकी चीज़ें हाँ है, बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे अच्छा है कि you can roam around anywhere, and I'm loving the commute. कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यू कैन गो एनीवेयर टू एनीवेयर, एंड लिटरली जितना टाइम आपको गूगल में दिख रहा है आप उतना टाइम में पहुंच सकते हो। सो नॉट लाइक कि अगर कुछ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है तो आपको 1 घंटा लगेगा, आपको 5 मिनट ही लगेगा। सो आई एम एक्चुअली इंजॉइंग दैट सो मच, आई एम लविंग दैट कि आपको कोई एड्रेस देता है एंड यू रीच देयर ऑन टाइम। मैं बिल्कुल भी ऑन टाइम कहीं पहुंचती नहीं हूँ। सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि ये इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुझे ऑन टाइम पहुँचाता है। यस, बट आई थिंक हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं भी जब आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पे आके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और जैसे हमारे पीछे भी देख रहे हो यार, कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। मतलब सोचो यहाँ पे आने मिलेगा, मैं तो बहुत खुश हूँ, दिव्या भी बहुत खुश है, और जितने मेरे दोस्त यहाँ पे आए हैं वो भी काफ़ी खुश है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि समर्स बहुत ब्यूटीफुल है। और इन जनरल अच्छा एनवायरनमेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कंपनी में अच्छा है। लोगों को ये थोड़ी मिथ होती है कि यार इंडिया में बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं तो यूरोप में तो हमें 5 बजे के बाद काम ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बट स्टिल बेटर है, ये मैं बोल सकता हूँ। बट ये नहीं है कि मतलब कि काम चोरी कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे तो चल जाएगा। बट बैलेंस बहुत अच्छा है, मैनेजर आपको समझता है बहुत कंपनीज़ में, और यूजुअली पीपल लीव जॉब्स बिकॉज ऑफ अ बैड मैनेजर, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंने देखी हैं वो ये अच्छी है कि मैनेजर्स अच्छे हैं, समझते हैं, लीव पॉलिसीज़ अच्छी हैं, काम भी अच्छा है, सीखने मिल रहा है, और डाइवर्स टीम के साथ काम कर रहे हो। जैसे दिव्या भी है, मैं भी हम अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहे हैं। टीम में हमारे कोई रशियन है, कोई पोर्चुगल से आया है, कोई इंडिया से आया है। तो इतने सारे अलग कल्चर, लैंग्वेजेस के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो बस इसी के साथ आई थिंक मैं ये इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा। दिव्या, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, और अब हम बस यहाँ पे वॉक करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा नज़ारा है। एंड अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आप दिव्या से स्पेसिफिकली डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। और इसी सीरीज़ में हम और लोगों को लेके आएंगे, डिज़ाइनर्स को, बैक एंड इंजीनियर्स को, फ्रंट एंड इंजीनियर्स को। तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में डाल दो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को। एंड मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाते रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय। अभी भी क्या सोच रहे हो? अगर इससे हेल्प हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।